चित्रकूट, हमार भारत के नियाग्रा, तीरथगढ़ जलप्रपात या ओकर आगे मां कुटुमसर के गुफा। आजकल तो कुटुमसर के गुफा ह बंद होही। अऊ आप मन ला बताओ तो ढोलकल के गणेश भगवान है ना, या फिर भद्रकाली के क्षेत्र में जेमेर इंद्रावती है गोदावरी से मिलते, ये सब हमार बस्तर के पर्यटन है। मैं तो कुछ के ही नाम ले हाँ। हमार छत्तीसगढ़ के बस्तर हा सावन के महीना में अति सुंदर अपन रूप धारण कर लेते। आप मन से निवेदन है, घूमना है तब बस्तर यही समय में जाके देखा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेंटर्स ज्ञान में। आज मेंटर्स ज्ञान के इस करंट अफेयर के सेशन में हम सैटरडे और संडे के न्यूज़ को पढ़ने वाले हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट है मेडल टैली। ठीक है, पदक तालिका भारत का पेरिस ओलंपिक में, साथ ही साथ दुनिया भर के अन्य देशों का क्या स्थान रहा है इस ओलंपिक में। पेरिस ओलंपिक जिसका समापन कल रविवार को हो चुका है, इसमें भारत ने कितने पदक जीते, किन किन खेल में जीता, क्या रहा भारत की स्थिति, इन सब को अध्ययन करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक, शुरुआत करते हैं। शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे भारत इस मेडल तालिका में आपको 71 यानी 71वें नंबर पर दिख रहा होगा। पहले स्थान पर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरे स्थान पर है चाइना, तीसरे स्थान पर है जापान, चौथे स्थान पर है ऑस्ट्रेलिया। और हो भी क्यों ना, भारत का 16 गुना बजट होता है अमेरिका का स्पोर्ट्स के ऊपर में। भारत को अपने स्पोर्ट्स कोटा यानी बजट को बढ़ाना पड़ेगा। जीडीपी का 0.01% हम खर्च करते हैं किस पे, स्पोर्ट्स कोटा पे, जो कि बहुत गलत है। अगर हम इसमें वैल्यू बढ़ाते हैं तब 500 के आसपास एथलीट भेजे गए थे। कहाँ से? अमेरिका से। इस ओलंपिक में भारत की ओर से केवल 117 थे, उसमें भी लगभग 4 गुना हमसे अधिक था अमेरिका। तो पदक स्वाभाविक है वहाँ पे ज़्यादा आएंगे ही। भारत को स्कूल के स्तर पर हमें इसमें प्रयास करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे एथलीट हमें मिल पाएँ सारे वर्ल्ड क्लास गेम्स में, चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे वो एशियाड गेम्स हो, या फिर इसी तरह का ओलंपिक गेम्स हो। अधिक मेडल चाहिए तो स्कूल के लेवल से स्टूडेंट्स को सिखाना पड़ेगा, खेल में आगे बढ़ाना पड़ेगा। खेलो इंडिया यूथ गेम इसका एक अच्छा प्रयास है, पर इस प्रयास में और अधिक खर्च कर और अधिक सुविधाएं उन सभी पदकधारियों को देना आवश्यक है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो हमको 6 मेडल मिले हैं, एक नीरज चोपड़ा जो सिल्वर लेकर के आए हैं, आपको पता होगा भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इसके बाद मनु और सरबजोत ये ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं। सबसे पहला मेडल मनु भाकर ही जीती थी, ब्रॉन्ज मेडल। उसके बाद अमन सहरावत जो कि 57 केजी कुश्ती में इनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल कुसाले ये निशानेबाजी में ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आए हैं। और भारतीय हॉकी टीम जिसके कप्तान है हरमनप्रीत सिंह, जिनको प्यार से सरपंच भी कहा जाता है टीम का, तो भारतीय हॉकी टीम ब्रॉन्ज मेडल लेकर के आई है। लगातार 2 ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल लाने का भारत को सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पदक तालिका में 62 नंबर पर पाकिस्तान है। ठीक है, एक गोल्ड मेडल जीता है पाकिस्तान। 3 एथलीट गए थे, एक गोल्ड मेडल लेकर गए हैं। उनका नाम है अरशद नदीम, जिन्होंने गोल्ड मेडल पाया। तो नीरज चोपड़ा वहाँ पे सिल्वर प्राप्त हुआ है। उन्होंने 92 मीटर से भी अधिक दूरी तक भाला फेंका था, तो इसके कारण उनको गोल्ड मेडल मिल पाया है। आगे देखते हैं। पेरिस ओलंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व 117 एथलीट ने किया था, जिसमें 6 रजत पदक जीते हैं, 6 पदक टोटल जीते हैं, 1 रजत जीते हैं और 5 कांस्य जीते हैं। ठीक है, मनु भाकर पहला पदक लेकर के आई थी जो कांस्य जीती हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में जीतने वाली पहली भारतीय महिला ही बनी है। इसके बाद मिश्रित टीम में इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में सरबजोत सिंह के साथ भी कांस्य जीता है और एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। फिर स्वप्निल कुसाले हैं जिन्होंने निशानेबाजी में तीसरा पदक जीतकर इस खेल में भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इसके बाद अगर पदक तालिका में देखेंगे तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम था जिसने कांस्य जीता है। टोक्यो 2020 की सफलता की बराबरी की कारण टोक्यो में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था। आगे नीरज चोपड़ा भाला फेंक में रजत पदक जीते हैं, सबसे सफल व्यक्तिगत ओलंपियक बन गए भारत की ओर से। इससे पहले टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण जीते थे। आगे अमन सहरावत कुश्ती में कांस्य पदक जीते हैं। 57 केजी
के वर्ग जो कुश्ती का प्रतियोगिता था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है और सबसे कम उम्र के ओलंपिक पदक विजेता हैं भारत की ओर से। आगे बढ़ते हैं। एक निराशा हमको मिली है। निराशा ये है कि भारत में 6 संभावित पदकों से चुका है, जिसमें आपको पता होगा विनेश फोगाट जो है वो लगभग गोल्ड जीतने के पूरी हकदार थी। ठीक है, गोल्ड नहीं जीती फिर भी उनका रजत पदक तो फिक्स था। अब हुआ क्या था, जो चौथे स्थान पर रहे हैं लक्ष्य सेन, मीराबाई चानू और मनु भाकर, ये चौथे स्थान पर रहे हैं। यहाँ पे भारत को और मेडल मिल जाता। भारत ओलंपिक में जाने से पहले एक टारगेट था कि कम से कम 10 पदक तो लेकर के आएंगे, शायद वो हमको मिल जाता। हल्का सा मार्जिन से चूक गए हैं। विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन अधिक होने के कारण फाइनल से बाहर हो गई थी। भारत का अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन टोक्यो ओलंपिक 2020 में रहा है। टोक्यो ओलंपिक में भारत 1 स्वर्ण सहित 7 पदक जीता था। 1 स्वर्ण कौन जीता था, तो वो जीते थे भारत के भाला फेंक यानी जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी जिनका नाम है नीरज चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगला जो न्यूज़ आप देख पा रहे होंगे, अभिनव बिंद्रा, आपको पता होगा कि शूटिंग में गोल्ड मेडल जीते थे इन्होंने बीजिंग ओलंपिक में। इसमें इनको ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है और इसके बाद ये ओलंपिक के एथलीट आयोग के उपाध्यक्ष चुने गए हैं। मतलब IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमीशन के एथलीट कमीशन के वाइस प्रेसिडेंट चुने गए हैं। इसमें एम्मा जो है वो आइस हॉकी की खिलाड़ी रही हैं और एम्मा टोहरो को एथलीट कमीशन का प्रेसिडेंट फिर से चुना गया है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस में इसको यूनाइटेड नेशंस ने घोषित किया था। 48% भारत के युवा चाहते हैं रोजगार नीति में बदलाव और 43% जो चाहते हैं वो भ्रष्टाचार में सख्ती चाहते हैं। ठीक है, आपको पता होगा भारत विश्व का अभी सबसे युवा देश है। युवा देश है मतलब यहाँ पे युवा शक्ति अन्य देशों की तुलना में विश्व में सबसे ज़्यादा है। अगर इन्हीं युवाओं की कार्यशक्ति की बात करें तो भारत को आगे विश्व गुरु बनने के लिए सहायता मिल सकती है। इस न्यूज़ के आधार पर आपको जो पढ़ाई करनी है वो यह है कि कार्यबल का अर्थ किसी विशिष्ट उपक्रम में काम करने वाले कुल कर्मचारियों की संख्या से है। खैर, युवा वर्ग अगर कहेंगे तो 40 साल से कम उम्र और 18 साल से ऊपर की उम्र या फिर 15 साल से ऊपर की उम्र को कहा जाता है। और कार्यबल की अगर बात करेंगे तो भारत में कार्यबल 15 से 59 वर्ष की आयु तक के लोगों को कहा जाता है। भारत में जो कार्यबल का प्रतिशत है 39.8% है। 2011 की जनगणना के अनुसार है। किसके अनुसार है? 2011 की जनगणना के अनुसार है। छत्तीसगढ़ में प्रतिशत 47.68% है। कितने हैं? 47.68%, जिसमें सबसे ज़्यादा जशपुर में है 57% लगभग, और दुर्ग में कितने हैं तो 39.06% न्यूनतम है दुर्ग में कार्यबल छत्तीसगढ़ का। ये 2011 की जनगणना के अनुसार आंकड़े थे। आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। किनके जन्मदिन पर? स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर मनाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 10 साल में हाथियों की संख्या 2.5 गुना हो चुकी है और यहाँ से गजराजों का दल महाराष्ट्र और MP में आवाजाही करता है। मतलब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि झारखंड और उड़ीसा से हाथी आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में थोड़ी देर रुक रहे हैं। छत्तीसगढ़ उनको पसंद आ रहा है, यहाँ का एटमॉस्फेयर, और यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र और MP की ओर। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हाथी आ रहे हैं उड़ीसा और झारखंड की ओर से तो हमारे किस क्षेत्र में एंटर कर रहे हैं? जसपुर के एरिया में। फिर वहाँ से सरगुजा, कोरबा होते हुए ये MP और महाराष्ट्र की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, अभी छत्तीसगढ़ में 359 हाथी अनुमानित हैं, इतने हैं। ठीक है, हाथी मानव द्वंद को रोकने पर काम रेगुलर किया जा रहा है। इसके लिए 3 नए कॉरिडोर बनाए गए हैं। कितने? 3 नए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अब आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में हाथी के संरक्षण के लिए कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित हैं। तो सरगुजा जशपुर हाथी रिजर्व, क्योंकि इसी क्षेत्र में हाथी का अभी मैंने आपको बताया आवागमन ज़्यादा होता है। बलरामपुर, सूरजपुर और जशपुर, ये 3 जिले इसमें शामिल हैं। अभ्यारण्य तमोर पिंगला, सेमरसोत
और बादलखोल, सेमर ताल नहीं है ये, सेमरसोत और बादलखोल, ये 3 है। लेम्बरू एलिफेंट रिजर्व कोरबा में स्थित है। 15 अगस्त 2019 को इसकी घोषणा की गई थी। इसमें छत्तीसगढ़ के हाथियों के संरक्षण और संवर्धन के लिए बनाया गया था। 1995 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। इसमें वन मंडल कौन कौन से आएंगे? कोरबा, कटघोरा, सरगुजा, धर्मजयगढ़। हाथी राहत एवं पुनर्वास केंद्र रामकोला सूरजपुर में स्थित है। फिर गजराज परियोजना का शुभारंभ 2014 में किया गया था। क्रियान्वयन क्षेत्र इसका जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा, रायगढ़ और कोरबा है। झारखंड में छोटा नागपुर का पठार के छत्तीसगढ़ में प्रवेश ये करते हैं। वही आपको अभी समझाया था, झारखंड से छत्तीसगढ़ की ओर आ रहे हैं हाथी। ठीक है, आगे इस पे एक और सी बात है कि जो हाथी और जंतु और मानव के द्वंद्व के ऊपर एक आपको पहले वीडियो करंट अफेयर का बता चुके हैं, प्लीज़ वो देखिएगा। उस वीडियो के माध्यम से आपको पेपर 4 का 3rd पार्ट जैव विविधता से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ना चाहिए। NQAS सर्टिफिकेट बलौदाबाजार के जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानक प्रमाण पत्र, जिसको NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिला है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का मूल्यांकन व्यवस्था के हिसाब से अस्पतालों में दी जा रही सेवाओं की गुणवत्ता की जांच करती है। कौन करता है? तो भारत सरकार का स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। ठीक है, ये जितना बेहतर सुविधा होगा उसी को ये सर्टिफिकेट मिलेगा। NQAS नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड्स का सर्टिफिकेट मिलेगा। छत्तीसगढ़ में बलौदाबाजार के जो जिला अस्पताल है उसको प्राप्त हुआ है। अब इसके अंतर्गत 15 विभागों का परीक्षण किया गया था, जिसमें IPD, OPD, आपातकाल, मैटरनिटी डिपार्टमेंट, लेबर डिपार्टमेंट, फार्मेसी, ब्लड बैंक, रेडियोलॉजी लैब, ऑपरेशन थिएटर और SNCU शामिल है। ठीक है, इन जगहों पर उन्होंने अपना रिसर्च किया, यहाँ पे आकर के वो आकलन किए हैं और उसके बाद वहाँ की बेहतर सुविधा को देखते हुए NQAS सर्टिफिकेट बलौदाबाजार के जिला अस्पताल को प्रदान किए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हो सकता है, 1 डे एग्जाम के लिए आपको याद रखना चाहिए। सर्विस व्यवस्था, मरीज के अधिकार, इनपुट सपोर्ट सर्विस, क्लिनिकल सर्विस, संक्रमण नियंत्रण और आउटकम के क्षेत्र भी इसमें शामिल हैं। किसमें? इसी आकलन में। लक्ष्य सर्टिफिकेट जो प्राप्त हुआ है, जिला अस्पताल को लक्ष्य का प्रमाण पत्र भी प्राप्त हुआ है। माता और शिशु के स्वास्थ्य हेतु निर्धारित किया जाता है लक्ष्य सर्टिफिकेट, जो जिला अस्पताल बलौदाबाजार को प्राप्त हुआ है। ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर का फैक्ट था। आज के करंट अफेयर में मेन जो आपको ध्यान देना था वो NQAS सर्टिफिकेट बलौदाबाजार जिले को मिला है, और दूसरा आपको क्या ध्यान रखना था, ओलंपिक में भारत की स्थिति क्या रही है। ठीक है, तो ये जो करंट अफेयर था इतना ही था। कल फिर हम नए वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें और नई चीज़ों को डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस था, जिस पर छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग का ये प्रस्तुति आप देखेंगे अभी। नमस्कार।